हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिज एंड डिज़ायर के फर्स्ट एपिसोड हिंदी एक्सप्लेनेशन की। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक औरत हेसुन के बारे में दिखाया जाता है, जो याद करती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया था। वो अपने हस्बैंड को रोकने जा ही रही होती है पर रोक नहीं पाती और उसका हस्बैंड सुसाइड कर लेता है। फिर अगले दिन उसके घर में बैंक के लोग आते हैं और उसका सारा सामान फ्रीज कर लेते हैं। वो रोकने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाते हैं। वो लोग सारा सामान फ्रीज करके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हेसुन की नज़र गोल्फ के बॉल पर पड़ती है और वो याद करती है कि कैसे उसका हस्बैंड अपने बर्थडे पर भी गोल्फ खेलने गया था, और ये सोच के हेसुन रोने लगती है। फिर एक साल बीत जाते हैं और हेसुन एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। वो पढ़ाने के बाद स्टाफ रूम में जाती है तो उसके पास एक मैसेज आता है कि वो रेक्स की मेंबर बन चुकी है। ये देखकर वो चौंक जाती है। फिर हमें रेक्स की पार्टी दिखाई जाती है जहाँ बहुत से अमीर लोग आए होते हैं और वहाँ हमें अजीब सी रैंप वॉक दिखाई जाती है। इसके बाद रेक्स की सीईओ चो यून आती है और सबका वेलकम करती है। फिर हमें पता चलता है कि रेक्स साउथ कोरिया की शादी.com है। बस फ़र्क इतना है कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। यूसुन वहाँ पे कुछ लोगों से बात करती है और जाने लगती है। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आज की पार्टी ज़्यादा जानदार थी, इस बार पहले से भी ज़्यादा वीआईपी लोग आए हुए थे। क्या आप इस बार भी प्रेस मीट नहीं करेंगी? तो यूसुन कहती है कि ये सारे वीआईपी लोग नहीं चाहते कि इनकी बात प्रेस में लीक हो, और मैं ऐसा ही करूँगी। मैं इनकी बातें प्रेस में लीक नहीं करूँगी। वो जा ही रहे होते हैं कि तभी यूसुन को एक लड़की मिलती है और वो अपना कार्ड दिखाती है और अपना नाम जिन यो हुई बताती है। और वो कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ और रेक्स की मेंबर भी हूँ। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करिएगा। यूसुन उसका थैंक यू करती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हेसुन अपने घर पहुंचती है और अपनी मॉम से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। उसकी मॉम कहती है कि मिंजी अपने रूम में है। तभी उसकी मॉम उसे रेक्स का कार्ड देती है तो हेसुन कहती है कि मुझे लगा ही था कि ये काम आपने ही किया होगा। वो कहती है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम सारी उम्र ऐसे ही नहीं रह सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है कि इस मेंबरशिप में बहुत खर्चा है और हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हेसुन के पूछने पर उसकी मॉम बताती है कि इसमें 10 मिलियन खर्च हुए हैं। ये सुनकर हेसुन चौंक जाती है और पूछती है आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने रिंग बेच दी है। तो हेसुन कहती है कि वो रिंग तो आपको डैड ने दी थी, तो आप उसे कैसे बेच सकती हो? तो उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ बेच सकती हूँ। ये कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी हेसुन के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त बताती है कि मेरी बेटी ने आज बताया है कि आज फिर से स्कूल में मिंजी की लड़ाई हुई थी। कुछ लड़कियों ने मिंजी से उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मिंजी सबसे लड़ पड़ी। ये सुनकर हेसुन कहती है कि वो उसे बाद में कॉल करेगी। वो कॉल कट करके मिंजी के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम चाहती हो तो हम दूसरे शहर में जा सकते हैं। मिंजी मना करती है और कहती है कि हम नहीं, इसी शहर में रहेंगे। तो हेसुन कहती है कि ठीक है, मैं उन लड़कियों से बात करूँगी। तो मिंजी कहती है कि अगर आप बीच में आएंगी तो वो लड़कियां मुझे कमज़ोर समझेंगी और मैं नहीं चाहती कि वो लड़कियां मुझे कमज़ोर समझें। मिंजी से बात करने के बाद हेसुन अपने रूम में आ जाती है और शराब पीती है और वो याद करती है कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर एक फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है जिसमें उसका हस्बैंड जिनियो के साथ रोमांस कर रहा होता है। रात में उसका हस्बैंड घर आता है और हेसुन से कहता है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। हेसुन अपने हस्बैंड की बात को मजाक समझती है और कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जब वो सीरियसली बात करता है तो हेसुन चौंक जाती है और कहती है क्या ये दूसरी औरत का चक्कर है? तो उसका हस्बैंड हाँ कर देता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। ये कहकर हेसुन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह उसका हस्बैंड बैग पैक करने लगता है तो हेसुन कहती है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है जो मेरे साथ ये सब तुम कर रहे हो? वो कहती है कि 15 सालों तक मैंने तुम्हारे घर की जिम्मेदारी उठाई, तुम्हारी माँ की सेवा की और बदले में मुझे ये मिल रहा है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ। तो हेसुन रोने लगती है और कहती है मेरा और मिंजी का क्या होगा? तो उसका हस्बैंड कहता है कि मिंजी की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो जिनियो के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। आधी रात को जिनियो उसके मोबाइल से अपने और उसके मैसेजेस सारे डिलीट कर देती है। कुछ दिनों बाद हेसुन अपने हस्बैंड से मिलने आती है और वो डिवोर्स के लिए हाँ कर देती है। वो कहती है कि ऐसे जीने से अच्छा है कि हम दोनों डिवोर्स ही ले लें।
हेसन से बात करने के बाद वो जिन्यू को कॉल करता है तो जिन्यू उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। वो उससे मिलने के लिए ऑफिस पहुंचता है और उससे कहता है कि वो उसके कॉल को इग्नोर क्यों कर रही है। तो जिन्यू कहती है कि मैं अपने काम में बिज़ी थी। तो वो कहता है कि मेरी बीवी डिवोर्स देने के लिए मान गई है। मुझे उन पैसों की ज़रूरत है जो मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कराए थे। जिन्यू उसे मना कर देती है और कहती है कि वो सारे पैसे खर्च हो गए हैं और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। वो कहता है कि मुझे वो पैसे एलमनी में देने हैं जिससे मैं डिवोर्स ले सकूं। तो जिन्यू कहती है कि तुम डिवोर्स मत लो। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी तो मेरे साथ रिलेशन क्यों रखा। जिन्यू कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम डिवोर्स लो। वो पैसे मेरे अकाउंट में हैं तो वो मेरे हुए। ये सुनकर वो चौंक जाता है और वहीं खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो जिन्यू को मैसेज करता है और फिर से बात करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में बुलाया जाता है और उस पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगता है। तो वो कहता है कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। तो उसका बॉस कहता है कि आपके खिलाफ जिन्यू ने शिकायत की है कि तुमने टीएक्स इंजीनियरिंग से रिश्वत ली है। टीएस के प्रेसिडेंट ने भी इस बात को कन्फेस किया है। तब वो कहता है कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, जिन्यू ने ही रिश्वत ली है। तो उसका बॉस कहता है ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जबकि टीएस के प्रेसिडेंट ने कहा कि उन्होंने 1 मिलियन वॉन तुम्हें कैश रिश्वत में दिए थे। वो जवाब देता है कि वो पैसे जिन्यू ने लिए थे। मैंने जिन्यू से पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसे पैसे की ज़रूरत थी इसलिए उसने रिश्वत ली। बॉस कहता है कि जिन्यू ने कहा है कि तुमने अपने रिश्वत के पैसे उसके अकाउंट में जमा करवाए हैं। तो वो कहता है कि वो मेरे पैसे हैं, वो मेरी मॉम की सेविंग्स थी जो मैंने जिन्यू के अकाउंट में जमा करवाए थे। तो बॉस कहता है कि अगर वो तुम्हारे पैसे थे तो तुमने उसके अकाउंट में जमा ही क्यों करवाए। इसके बाद वो जिन्यू की रिकॉर्डिंग सुनाता है। जिन्यू कहती है कि एक दिन मैं मिस्टर कैंग के साथ ड्रिंक कर रही थी और दूसरे दिन मैं एक होटल रूम में उठी जहां मैंने देखा कि मेरे साथ रेप हुआ था और ये रेप मिस्टर कांग ने किया था। उसके बाद मिस्टर कांग मुझे ब्लैकमेल करते रहे। ये सब सुनकर मिस्टर कांग चौंक जाते हैं और उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी होगी और तुम्हें सज़ा मिलेगी। उसके बाद मिस्टर कैंग जिन्यू के ऑफिस जाता है और वो जिन्यू से पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम क्यों लगाए हैं, रेप ब्लैकमेल, तुम इतना ज़्यादा झूठ क्यों बोल रही हो। जिन्यू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जिन्यू हेसन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पे मिलती हैं और जिन्यू कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरा रेप किया और अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है। वो कहती है कि उसने मुझे ब्लैकमेल किया है। तब हेसन कहती है कि मुझे लगा तुम दोनों के बीच में प्यार है। जिन्यू साफ साफ झूठ बोल देती है और कहती है कि हमारे बीच प्यार नहीं था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनकर हेसन रोने लगती है और मिस्टर कैंग को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे कभी नहीं पता था कि तुम इतने घटिया आदमी हो और ऐसा कर सकते हो। तुम सिर्फ धोखेबाज ही नहीं हो, एक रेपिस्ट भी हो। ये सुनकर मिस्टर कैंग कहते हैं कि वो झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा नहीं किया है, वो बस झूठ बोले जा रही है सबसे। थोड़ी देर बाद मिस्टर कैंग के पास पुलिस का कॉल आता है और कहता है कि तुम्हारे ऊपर मिस जिन्यू ने रेप का केस किया है, इसलिए कल तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। उसके बाद मिस्टर कैंग अपने लॉयर के पास जाता है और केस लड़ने के लिए कहता है। उसके लॉयर्स कहते हैं कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और केस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं कि वो जल्द से जल्द केस ख़त्म करवा देंगे और यहाँ से शिफ्ट करवा देंगे। सुनकर मिस्टर कैंग दुखी हो जाता है। इधर जिन्यू सोच रही होती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था पर उसने शादी करने की सोची, इसलिए ये सब हुआ। फिर लॉयर्स के जाने के बाद मिस्टर कैंग हेसन को कॉल करते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और कहता है कि मेरी एक गलती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरा परिवार टूट गया, मेरी जॉब चली गई और मेरी रेपुटेशन भी चली गई। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दे और मिंजी को मेरी तरफ से प्यार देना। वो उसे गुड बाय कहता है और कॉल कट कर देता है। हेसन समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसे कॉल लगाती है और उसके घर की तरफ चल देती है। इधर मिस्टर कैंग उसकी कॉल को इग्नोर कर रहे होते हैं और सुसाइड करने के लिए बिल्डिंग की टेरेस पे चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे हेसन पहुँच जाती है और बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। तभी मिस्टर कैंग ऊपर से कूद जाता है और नीचे आके गिरता है। तभी हेसन पीछे मुड़ के देखती है और रोने लगती है। फिर एक नया कैरेक्टर ली हुंजू को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो टेक कंपनी हेबुल का सीईओ होता है और एक नए गेम को लॉन्च करने का सोच रहा होता है। इधर जिन्यू रेक्स के ऑफिस में जाती है और अपने लिए पार्टनर चेक कर रही होती है। वो हाईएस्ट लेवल के लोगों को चेक करती है जो बहुत अमीर होते हैं लेकिन सब 60+ होते हैं।
तभी वो याद करती है कि उसकी दोस्त ने उसे एक अमीर आदमी हिंजू के बारे में बताया था। जिन्यू पूछती है कि यहाँ कोई टेक कंपनी का CEO नहीं है, तो दूसरी लड़की उसे मना कर देती है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है। ये सुनकर जिन्यू कहती है कि मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो देश के सबसे अमीर लोगों में से हो, और इस लिस्ट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। और दूसरी तरफ हिंजू की मॉम रेक्स की CEO के पास जाती हैं और अपने बेटे के लिए पार्टनर ढूंढने के लिए मेंबरशिप लेती हैं। वो कहती हैं कि मुझे मेरे बेटे के लिए सिंगल औरत चाहिए, वो डिवोर्स ही नहीं होनी चाहिए। इधर हेसन यूनिवर्सिटी में जॉब लेने के लिए प्रोफेसर से मिलने जाती है और प्रोफेसर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर हेसन वहाँ से उठ करके चली जाती है। इसके बाद हमें एक नया कैरेक्टर चा जिन सुक को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो भी उसी यूनिवर्सिटी में काम करता है जहाँ हेसन अपने काम के लिए आई होती है। हेसन वहाँ से जा रही होती तभी चा स्यूजिन की नज़र हेसन पे पड़ती है। तब वो हेसन को आवाज़ लगा करके रोक लेता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों क्लासमेट्स रह चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सुकजुन उसको वहाँ आने का रीज़न पूछता है, वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इधर हिंजू की मॉम उसे रेक्स की मेंबरशिप के बारे में बताती है। तब हिंजू कहता है मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब हिंजू की मॉम उसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम एक बार रेक्स की CEO से एक बार मिल लो। उसके बाद एक दिन रेक्स की CEO हिंजू से मिलने आती है। तब हिंजू कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तब रेक्स की CEO उसके माइंड को मैनिपुलेट करती है और उसका डिसीज़न चेंज करवा देती है। उसके बाद हिंजू अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है और एक ब्लैक लिस्ट के मेंबरशिप में आ जाता है। ब्लैक लिस्ट में वो मेंबर्स आते थे जो बहुत ही अमीर होते थे। इसके बाद रेक्स की CEO अपने ऑफिस में जाती है और वहाँ कंपनी में सबको बताती है कि ये मेंबर हमारी ब्लैक लिस्ट में है और ये सबसे हाईएस्ट नंबर पे होगा और हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी यही होगा। तो वहाँ के मेंबर्स कहते हैं कि ठीक है, हम इसके लिए एक सूटेबल पार्टनर ढूंढते हैं। इधर हेसुन अपनी रेक्स की मेंबरशिप को कैंसिल करके अपना रिफंड लेने आई होती है। दूसरी तरफ जिन्यू को हिंजू की मेंबरशिप का पता चलता है और रेक्स की कंसल्टेंट के पास वो पहुंचती है। जिन्यू पूछती है कि क्या वहाँ पे कोई नया ब्लैक मेंबर आया है, तो वहाँ की कंसल्टेंट सारी उसे इन्फॉर्मेशन दे देती है। जिन्यू उसे रिश्वत देते हुए कहती है कि मुझे इसी मेंबर से शादी करनी है। कंसल्टेंट पैसे ले लेती है और एक मीटिंग कराने का प्रॉमिस करती है। वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे रेक्स की CEO मिल जाती है। जिन्यू CEO से बात करने लगती है कि तभी हेसुन उसकी आवाज़ पहचान जाती है और पलट के देखती है। तभी वहाँ पे रखा हुआ वास हेसुन से गिर जाता है। तभी सब लोग हेसुन को देखने लगते हैं और जिन्यू भी देख लेती है और तभी एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।